हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य 360 डिग्री पे। हमने जो एक एनसीईआरटी की सीरीज शुरू की है, ये हमारा इस समय जो चल रही कक्षा 8 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक, जिसमें हमारा पार्ट 6 है। और आज जो लेक्चर नंबर है, आज लेक्चर नंबर 13 है। लेक्चर नंबर 13 टोटल जो हमारे कक्षा 6 की एनसीईआरटी की इतिहास की पाठ्य पुस्तक, कक्षा 7 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक और एक कक्षा 8 की जो पाठ्य पुस्तक है उसका जो है उस हिसाब से लेक्चर 13 है। जो कक्षा 8 में हम देखते हैं कि आधुनिक भारत का इतिहास हम कक्षा 8 में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं रामराज भंडारी आपका फिर से एक बार इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। इसमें हमने कक्षा 6 से 12 तक की एनसीईआरटी एक सीरीज शुरू की है, जिसमें इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र से संबंधित सभी विषयों के जो है परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण सारांश रूपी तथ्य होंगे, उनको लाने की कोशिश की, उनको लाए गए इसमें। और यहाँ पर मेरे 2 कॉन्टेक्ट नंबर है, आप मुझे इन कॉन्टेक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस कॉन्टेक्ट नंबर पे आप जो है मुझे, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। और जो मेरे यूट्यूब चैनल है, इसके लिंक पे आप इसके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आप ये वीडियो कैसी लग रही है। और यदि आपको अच्छी लग रही है तो आपको जो है इसको और लोगों तक भेजिए और अधिक से अधिक लोगों तक आपको शेयर करने की वो कृपा कीजिए, जिससे ये जो है चैनल आगे बढ़े। और इसको आप जो है, जो भी आपके डाउट है, तो हमने जो ये सीरीज चलाई है, इसमें हम जो है डाउट को लेकर के डाउट भी क्लियर कर रहे हैं और यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य है परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी, उनको लाया गया है। तो यहाँ पर रटने पे फोकस नहीं, बल्कि जो है कॉन्सेप्ट पे फोकस है, दोनों चीज पे फोकस है कि कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और जो है महत्वपूर्ण तथ्य आपके जो परीक्षा की दृष्टि से उनको आप भूले ना परीक्षा में। तो ये आज सेकंड लास्ट टॉपिक है हमारा। इसके बाद एक टॉपिक और है, पहले मैं सोच रहा दोनों टॉपिक को एक साथ लेता हूँ, लेकिन वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाएगी। तो एक इसकी जो है एक वीडियो और आएगी। और आज जो है जो ये टॉपिक है, तो आज इसमें हमने जो लिया है कुछ महत्वपूर्ण धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन, जिसमें जो है चाहे महिलाओं के लिए है, चाहे वो जो है दलितों को उत्थान संबंधित, चाहे मंदिर प्रवेश संबंधित है, उस प्रकार के जो भी आंदोलन चले हैं उन आंदोलनों को इसमें वो लिया गया है। तो देरी न करते हुए हम इसको जो है आगे बढ़ाते हैं और इसमें देखते हैं कि परिवर्तन की दिशा में उठते कदम, कुछ कदम जो है परिवर्तन की दिशा में उठने शुरू हो गए। और जो ये परिवर्तन की दिशा में कदम उठे, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ सती शब्द का अर्थ ही सदाचारी महिला, तो ये भी पूछा जा सकता है कि सती शब्द का अर्थ क्या है, इसलिए मैंने यहाँ पे रखा कि सदाचारी महिला। एनसीईआरटी किताब बुक में दे रखे कि सदाचारी महिला। तो ये जो सती प्रथा थी हमारे यहाँ, ये भी एक जो है बहुत गलत प्रथा थी कि जिसका पति, महिला का पति मर जाता था, एक आकस्मिक मृत्यु हो जाती थी, उस महिला को जो है सती होना पड़ता था। तो इस प्रथा के सुधार के लिए भी जो है आंदोलन चले हैं। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाई है, राजा राममोहन राय ने निभाई है। राजा राममोहन राय जो है 1772 से 1833 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये यहाँ पर एक समय रखा मैंने कि कब इनकी जन्म हो और कब इनकी मृत्यु हुई है। तो कब से कब तक इनका समय है, तो 1833 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु इनकी कहाँ हो जाती होती है, ब्रिटेन में हो जाती है। ब्रिटेन में ब्रिस्टल हॉल में इनकी मृत्यु हो जाती है। पूछा जाता है कि राजा राममोहन राय की कब्र कहाँ पे है, ये समाधि कहाँ पे है, ये कब्र कहीं उनकी, तो ये ब्रिटेन में है, लंदन में है, ब्रिस्टल हॉल में। तो ब्रिस्टल नगर में है, ब्रिस्टल हॉल में मृत्यु हुई थी। और ये इंग्लैंड में क्यों गए थे, जो है अकबर द्वितीय के शासनकाल में उनकी जो पेंशन बंद हो गई थी। तो हमने पिछले वीडियो में भी देखा है, पिछले वीडियो में नहीं बताया है, लेकिन जो है फिर भी यहाँ पर एक बार दोहरा लेते हैं। राजा राममोहन राय को ऐसे जो है भारतीय पुनर्जागरण के पिता कहा जाता है और ये आधुनिक भारत के जनक भी कहे जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, ये ब्रह्म समाज के संस्थापक
राजा राममोहन राय 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज नामक की संस्था की स्थापना की थी। और जो है बंगाल में के जो है नव जागरण के पितामह भी कहा जाते हैं। और इनको जो है राजा की उपाधि जो है अकबर द्वितीय ने, जिन्होंने अपने पेंशन को बहाली करवाने के लिए इनको इंग्लैंड भेजा था, उन्होंने इनको राजा की उपाधि दी थी। तो ये भी पूछा जाता है इनको राजा की उपाधि किसने दी थी। और सर्वप्रथम इन्होंने जितनी भी इनकी जो है संस्थाएं हैं, संगठन है, इनमें सर्वप्रथम इन्होंने जो है जो आत्म सभा एक संस्था थी उसकी स्थापना की थी 1815 में। तो सबसे पहले जो इन्होंने, यदि क्रम पूछा जाता है ब्रह्म समाज या आत्म सभा या कौन संस्था की स्थापना इन्होंने सबसे पहले की थी, तो आत्म सभा नामक संस्था की स्थापना इन्होंने 1815 में की थी। सबसे पहले संगठन यही था, संस्था यही थी। और इनकी समाधि कहाँ पे, ब्रिस्टल में है, इंग्लैंड में। तो इनकी पत्रिका भी पूछी जाती है कि इनकी जो है कौन कौन से पत्रिका है। तो 1800 जो है 21 में इन्होंने संवाद कौमुदी नामक पत्रिका एक निकाली थी। और एक पत्रिका इनकी है बहुत बार बार पूछी जाती है, मिरात उल अखबार 1822 में निकाला था। तो संवाद कौमुदी पत्रिका और मिरात उल अखबार ये जो है ये पत्रिका इनकी पूछी जाती है। और बंगदूत भी इन्होंने निकाली थी एक पत्रिका। और बंगदूत का आप ध्यान रखना, बंगदूत 3 भाषाओं में निकलती थी, हिंदी में निकलती थी, वो जो है फारसी में, और इसके साथ जो है बांग्ला, हिंदी और फारसी में एक साथ ये पत्रिका निकलती थी। तो एक साथ जो है 3 भाषाओं में निकलती थी, हिंदी, बांग्ला और फारसी में। इस बात को आप लोग ध्यान रखना कि इनकी पत्रिका मिरातुल अखबार और जो है संवाद कौमुदी इनकी पत्रिका है, और ये जो है पूछी जाती है। इन्होंने, राजा राममोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्म सभा, इन जो ब्रह्म समाज है नाम से एक सुधारात्मक संगठन बनाया था। और जो है आप लोग ध्यान रखना 1828 में बनाया था। ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया इसको, ब्रह्म समाज के, या ब्रह्म सभा या ब्रह्म समाज जो है आए, ब्रह्म समाज ने आए, ब्रह्म भी आए। तो आपको ध्यान रखना कि ब्रह्म समाज की बात हो रही है। राजा राममोहन राय देश के पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने और महिलाओं के लिए ज्यादा स्वतंत्रता और समानता के पक्षधर थे। अब हमने कल जब देखा प्राच्यवाद पाश्चात्यवाद में, तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि राजा राममोहन राय पश्चिमी शिक्षा के प्रसारक थे। ये राजा राममोहन राय जो है ये चाहते थे कि पश्चिम शिक्षा जो है यहाँ पर शुरू की जाए, यानी अंग्रेजी की शिक्षा यहाँ पे शुरू की जाए। अंग्रेजी की जो शिक्षा को उसमें वो ये मानते थे इसमें आधुनिक ज्ञान है, इसमें वैज्ञानिकता है, और उस शिक्षा को वो चाहते थे भारत में। और ये महिलाओं के लिए स्वतंत्र की समानता के पक्षधर थे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए, जब ये महिलाओं के स्वतंत्र समानता के पक्षधर थे, तो इन्होंने इस बात को ध्यान में रखते हुए जो ये सती प्रथा है इसको एक जो है कुप्रथा बता करके इसका विरोध किया। और इनके ही प्रयासों से 1829 में विलियम बेंटिंक ने इस प्रथा पे प्रतिबंध लगाया। तो इस बात का आप लोग जो है ध्यान रखें। इन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ी। राजा राममोहन राय संस्कृत, फारसी तथा अन्य भारतीय एवं यूरोपीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। इन्हें बहुत सारे भाषाओं की ज्ञाता थे, बहुत सारी भाषा इनको आती थी। उन्होंने अपने लेखन के जरिए यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है। इन्होंने प्राचीन ग्रंथ पढ़े, प्राचीन जो भारतीय ग्रंथ है उनको पढ़ा और उससे सिद्ध किया कि कहीं पर भी ऐसी बात नहीं है कि विधवाओं को जलाने की प्रथा हो। तो उस आधार पर इन्होंने जो है क्या किया, ये जो है सती प्रथा का विरोध किया। तो 1829 में सती प्रथा के पाबंदी लगा दी गई, किनके प्रयासों से, राजा राममोहन राय के प्रयासों से और विलियम बेंटिंक के द्वारा लगाई जाती है। प्रसिद्ध सुधारक ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने भी विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का ही हवाला दिया। अब यहाँ पर एक समाज सुधारक है ईश्वरचंद्र विद्यासागर, और इनके प्रयासों से, ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित होता है। तो इन्होंने भी जो है प्राचीन ग्रंथों को ही पढ़ा, और प्राचीन ग्रंथों में जो है विधवा जो विवाह है, विधवा पुनर्विवाह के बारे में है, विधवा जो है पुनर्विवाह कर सकती है। और प्राचीन ग्रंथों में हमने पढ़ा हुआ है कि जो विधवा होती थी वो अपने देवर से जो है विवाह कर सकती थी। तो इस प्रकार के इन्होंने जो है वही तर्क दिया, और इनके प्रयासों से, ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से 1856 में कौन सा कानून पारित होता है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित होता है। अंग्रेज सरकार ने उनका यह सुझाव मान लिया और 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित किया, जो विधवा
पुनर्विवाह अधिनियम बन गया। मद्रास प्रेसिडेंसी के अच्छा, ये जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, ये संस्कृत कॉलेज ने इनको जो है विद्यासागर की उपाधि दी थी। तो इनका नाम जो है बंदोपाध्याय था, ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय था। और संस्कृत कॉलेज जो है कलकत्ता ने इनको विद्यासागर की उपाधि दी थी, इस बात का आप ध्यान रखना। और इन्होंने जो ये प्रयास है ये इनके द्वारा किया गया। अब यहाँ पे मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाकों में बीरेश सलिंगम पंतोलो ने भी विवाह समर्थन में एक संगठन बनाया। तो यहाँ पर मद्रास प्रेसिडेंसी में भी जो है एक है समाज सुधारक बीरेश सलिंगम पंतोलो, इन्होंने विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया। तो इन्होंने जो है गद्य वर्मा के नाम से इनकी ख्याति है, गद्य वर्मा के नाम से जाने जाते हैं। और स्त्री शिक्षा के प्रवर्तन और जो है जाति पाति के विरोध में इन्होंने जो है बहुत सारा काम किया। इन्होंने जो है जाति पाति के विरोध किया और विधवा विवाह का इन्होंने समर्थन किया। तो यहाँ पे आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया। जो स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना करने वाले, और ये आर्य समाज की स्थापना जो कर रहे हैं मुंबई में कर रहे हैं। और ये आर्य समाज की स्थापना हुई है 1875 में, 75 में। तो ये जो आर्य समाज के संस्थापक है 1875 में जो है आर्य समाज की स्थापना होती है, 1875 में। आर्य समाज की स्थापना मुंबई में करते हैं दयानंद सरस्वती। और दयानंद सरस्वती से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं। इनका जो बचपन का नाम था वो जो है मूल शंकर था। और विवेकानंद से संबंधित भी आते हैं। विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? तो विवेकानंद का बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त। और विवेकानंद पे एक क्वेश्चन कभी पूछा गया था कि मेरे गुरुदेव पुस्तक किसने लिखी? तो स्वामी विवेकानंद ने मेरे गुरुदेव पुस्तक लिखी थी। यदि आगे विवेकानंद के बारे में आए तो हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। और जो रामकृष्ण परमहंस है उनको उनके गुरु थे, और रामकृष्ण मिशन की उन्होंने स्थापना की थी 1896 में। तो यहाँ पर जो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। अब इसके बारे में ये भी जो है विधवा पुनर्विवाह की का समर्थन करते हैं जो स्वामी दयानंद सरस्वती है। तो मूल शंकर इनका बचपन नाम है। मुंबई में आर्य समाज की स्थापना करते हैं। और आर्य समाज की स्थापना मतलब श्रेष्ठ जीवन पद्धति। आर्य समाज का मतलब है कि श्रेष्ठ जीवन पद्धति। आर्यों की जो जीवन पद्धति उसको ये श्रेष्ठ कहते हैं। इनकी जो जीवन पद्धति थी वो श्रेष्ठ थी। तो श्रेष्ठ जीवन पद्धति। और इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो। वेदों को लौटो किसने कहा? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का ये नारा था। और इन्होंने 1876 में 76 में स्वराज का नारा भी दिया था, जिसे जो है जिस स्वराज को बाद में बाल गंगाधर तिलक ने आगे उसमें जोड़ा, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग बहुत बार पूछा गया है। तो स्वराज शब्द का प्रयोग गलती कर देते हैं विद्यार्थी परीक्षा में। तो परीक्षा में और वो जो है वहां पर तिलक कर देते हैं। तो स्वराज शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और जो भारतीय अशांति के जनक जिन्हें कहा गया, तो भारतीय अशांति के जनक जो है तिलक को कहा गया। और इनको भी जो आर्य समाज के संस्थापक इनको भी भारतीय अशांति का समाज जो है जनक कहा गया। बैरेंटन सिरोल ने जो भारतीय अशांति के जनक कहा था तो तिलक को कहा था, और जो है दयानंद सरस्वती को कहा था। यदि जो है तिलक ना आए तो दयानंद सरस्वती भी आप लोग ध्यान रखें। और जो है बाल गंगाधर तिलक तो उनपे जो है मुकदमा करने के लिए, महानानी का मुकदमा करने के लिए ब्रिटेन चले गए थे। तो वो पत्रकार थे बैरेंटन सिरोल, और उन्होंने भारतीय शांति की जनक कहा था। अब इन्होंने हरिद्वार के पास से इन्होंने क्या किया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक कुंभ के अवसर पर जो है कुंभ का मेला जब चल रहा था तो वहां पर पाखंड खंडनी पताका फहराई हरिद्वार में। तो पाखंड खंडनी पताका किन्होंने फहराई है? दयानंद सरस्वती ने फहराई है। और सत्यार्थ प्रकाश इनकी बहुत प्रमुख पुस्तक है, सत्यार्थ प्रकाश। और वैसे एक जो है बहुत सारी पुस्तक इन्होंने जो है बहुत विद्वान थे, इन्होंने बहुत सारी पुस्तक लिखी।
गौ करुणानिधि, तो गौ करुणानिधि इनकी पुस्तक है। और ये स्वदेशी आंदोलन इन्होंने चलाया और इनके जो गुरु थे वो स्वामी बिरजानंद थे। तो स्वामी बिरजानंद इनके गुरु थे। तो ये जो है आप लोग जो है ध्यान रखें। तो स्वराज शब्द किसने दिया, स्वराज का नारा किसने दिया, और बाद में स्वराज का नारा जो है आगे किसने बढ़ाया, ये जो है बाल गंगाधर तिलक ने बढ़ाया। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। अब भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोले। तो यहाँ पर जो है महिलाएं भी, यहाँ पर महिलाओं से संबंधित जो है महिलाओं के जीवन में बदलाव लाने के लिए बहुत सारा काम करे। तो भोपाल में जो है बेगम जो वहाँ की है वो भी अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोल रही है। तो ये काम जो हो रहा है। और यहाँ पे दे रखा है कि कौन इसमें काम कर रहे हैं। महिलाएं कौन कौन से काम करे। तो यहाँ पर बेगम रुकैया सखावत हुसैन भी इस दौर की एक प्रभावशाली महिला थी, जिन्होंने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। तो यहाँ पर जो है ये ध्यान रखना, बेगम रुकैया सखावत हुसैन भी जो है ये काम कर रही है और ये लड़कियों के लिए स्कूल खोल रही। पूना में, महाराष्ट्र पूना में घर पर ही रह करके शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे, ताराबाई शिंदे ने क्या किया है, स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब लिखी। घर में शिक्षा प्राप्त करके ही इन्होंने एक किताब लिखी, स्त्री पुरुष तुलना। और स्त्री पुरुष तुलना किसने लिखी, तो ताराबाई शिंदे ने लिखी। संस्कृत की महान विद्वान पंडित रमाबाई, पंडिता रमाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। तो ये संस्कृत के महान विद्वान है पंडिता रमाबाई, और ये क्या मान रहे कि हिंदू धर्म में क्या करती, महिलाओं का दमन करती है। उन्होंने ये जो पंडिता रमाबाई है, इन्होंने ऊंची जाति की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक विशाल एक किताब भी लिखी। तो एक किताब भी लिख रहे हैं। और किन जाति की, ऊंची जाति की महिलाओं, तो इन्हीं ऊंची जाति की महिलाओं की जो है स्वतंत्रता उनको जो है उतनी नहीं थी, स्वतंत्रता नहीं थी ऊंची जाति की महिलाओं को। उनकी दुर्दशा आप लोग देखते जो राजा और जो है या उच्च घराने की महिलाएं हैं, तो उन पे बहुत सारी पाबंदियां होती है, घर से निकलना जो है काफी पाबंदियां रहती है। तो इनकी दुर्दशा पे ये किताब लिखती है पंडिता रमाबाई। उन्होंने पुणे में क्या किया, एक विधवा गृह की स्थापना की, जहां ससुराल वालों के हाथों अत्याचार झेल रही महिलाओं को पनाह दी जाती थी। तो ये पुणे में इन्होंने एक विधवा गृह की स्थापना की। और जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए बंबई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया। तो यहाँ पर एक परमहंस मंडली है और ये भी किस पे काम कर रही है, ये परमहंस मंडली भी जो है जाति उन्मूलन के लिए काम कर रही है। तो यहाँ पर जो है बहुत सारी संस्थाएं भी काम कर रही है। अब यहाँ पे देख रहा है कि महिला संगठनों के विकास के मुद्दे पर लेखन कार्य वजह सुधारों के पक्ष में आवाज और मजबूत होने लगी। और यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि केंद्रीय विधानसभा में बहुत सारे सांसद जिन्होंने बाल विवाह पर पाबंदी हेतु कानून बनाने के लिए संघर्ष किया। यहाँ पे मुख्य बात है कि 1829 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। तो ये आप लोग ध्यान रखना कि 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। तो बाल विवाह निषेध अधिनियम का पारित किया गया 1929 में पारित किया गया। और इसमें जो है बहुत सारे वो नियम थे। तो इसमें क्या क्या है कि इस कानून के तहत 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती थी। बाद में जो है ये अभी हम देखते हैं कि बाद में उम्र कितनी कर दी गई, 21 साल लड़के के लिए की गई और 18 साल लड़की के लिए की गई है। तो ये जो है आप ध्यान रख रहे हैं कि जो बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया था, ये 1929 में किया गया था। और उसमें लड़की के लिए विवाह की आयु कितनी रखी गई, 16 वर्ष, और लड़के के लिए रखी गई थी 18 वर्ष। अब यहाँ पे एक है डेरोजियो एवं यंग बंगाल आंदोलन के जो प्रणेता थे वो थे डेरोजियो।
यहाँ पे 1820 के दशक में हेनरी, इनका नाम है हेनरी लुई विवियन डेरिजो, इन्होंने हिंदू कॉलेज कलकत्ता में अध्यापक थे ये, और उन्होंने अपने विद्यार्थियों को अमूल परिवर्तन विचारों से अवगत कराया और उन्होंने तमाम तरह की सतह पर सवाल खड़ा करने के लिए प्रोत्साहित किया। तो इन्होंने जो है, आप ध्यान रखना कि यंग बंगाल आंदोलन के प्रणेता कौन थे, तो डेरिजो जो है हेनरी लुई विवियन डेरिजो थे, और ये जो है हिंदू कॉलेज के प्राध्यापक थे बंगाल में, और ये जो है एक बहुत कम उम्र के यानी बालक थे, और इन्होंने एक जो है आंदोलन चलाया, और जो है ये 22 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी, हैजा के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये जो है इनके यंग बंगाल के पुनर्जागरण आंदोलन इन्होंने चलाया, बंगाल में पुनर्जागरण आंदोलन चलाया, और ये यंग बंगाल के नाम से भी जाने जाते हैं, यंग बंगाल आंदोलन चलाया, और ये खुद जो है यंग बंगाल के नाम से जाने जाते हैं, ये भी जो है आप लोग को ध्यान रखना। और इन्होंने जो है, जो हमारी परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, इस पे उंगली उठाई, महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग की, और सोच और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अभियान चलाए। तो बहुत सारे इन्होंने वो जो काम चलाए, लेकिन ये जो है ज्यादा उम्र तक नहीं रह पाए, तो ये इस बात का आप लोग ध्यान रखना। यंग बंगाल आंदोलन किसने चलाया, तो ये इसका आप क्लियर रखना, ये किसने चलाया है, हेनरी विवियन डेरोजियो ने चलाया है। मध्य भारत में समांतर न्याय की मांग हम देखते हैं। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन घासीदास ने की थी, ये जो है इस आंदोलन की शुरुआत, सतनामी आंदोलन की। तो मध्य भारत में ये सतनामी आंदोलन उन्होंने किस क्यों चलाए, इन्होंने चमड़े का काम करने वाले को संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन छेड़ दिया। तो घासीदास ने जो है सतनामी आंदोलन चलाया, और जो है ये निम्न जाति के लोगों के लिए चला रहे, जो है चमड़े काम करने वाले हैं, उन लोगों को इकट्ठा करे। पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर ने मतवा पंथ, हरिदास ठाकुर के मतवा पंथ ने चांडाल काश्तकारों के बीच काम किया, जिसे आज केरल कहा जाता है। वहां एजोवा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा, और उनके अनुसार सारी मानवता की एक ही जाति है। इनके अनुसार यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो ये श्री गुरु नारायण है, और यहाँ जो है केरल वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पर एजोवा जाति के है श्री गुरु नारायण, ये अपने लोगों के बीच में क्या करते हैं, एकता का आदर्श रखते हैं। और क्या इनके अनुसार क्या है कि इनके अनुसार सारी मानवता एक ही जाति है। उनका महत्वपूर्ण कथन है, इनका महत्वपूर्ण कथन ध्यान रखना आप लोग, ओरु जाति ओरु मातम ओरु देवम मनुष्यानु, यानी ये इनका जो महत्वपूर्ण कथन है, मानवता की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर। तो मानवता की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर जो है, ये किसने कहा, या ये महत्वपूर्ण कथन किसका है, तो श्री गुरु नारायण का है, श्री नारायण गुरु का है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना, और एक केरल से बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पे गुलामगिरी, ये गुलामगिरी एक पुस्तिका है जो ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखी गई थी। तो ज्योतिबा फुले, जो ज्योतिराव फुले है, ज्योतिराव फुले, इनको ज्योतिबा फुले कहते हैं, इन्हीं को ज्योतिबा फुले कहते हैं, और इनको जो है महात्मा फुले के नाम से हम जानते हैं। तो महात्मा फुले या ज्योतिराव फुले ये महाराष्ट्र वाले क्षेत्र से आते हैं, और 1827 में जन्मे ज्योतिराव फुले ने ईसाई प्रचारकों द्वारा खोले गए स्कूलों में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा उन्होंने वहां प्राप्त की जहां पे ईसाई मिशनरियों द्वारा जो शिक्षा के कॉलेज चलाए जा रहे थे, तो वहां पर इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। और महात्मा ज्योति फुले सितंबर 1873 में इन्होंने क्या किया कि फुले ने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। 1873 में जो है ज्योतिबा फुले एक संगठन की स्थापना करते हैं जिसका नाम है सत्य शोधक समाज। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना की, और ये 1873 में एक पुस्तक लिखते गुलामगिरी। तो गुलामगिरी नामक पुस्तक इनके द्वारा वो लिखी गई है, और इनकी जो पत्नी थी सावित्रीबाई फुले,
तो सावित्रीबाई फुले इनकी पत्नी का नाम है, और सावित्रीबाई फुले को ये क्या करते हैं, ज्योतिबा फुले की इस घर में ही इनको शिक्षा देती है, अपनी पत्नी को घर में शिक्षा देती है, पढ़ाती है। और बाद में क्या करते हैं कि एक जो है विद्यालय खोलते हैं, और वैसे बहुत सारे विद्यालय खोलते हैं, लेकिन एक जो प्रथम बालिकाओं के लिए स्पेशल जो है बालिकाओं के लिए विद्यालय खोलते हैं। तो ये कहा जाता है कि जो है प्रथम विद्यालय बालिकाओं के लिए ज्योतिबा फुले द्वारा जो खोला गया था। और वहां पर उनकी जो पत्नी है सावित्रीबाई फुले, वो वहां पर शिक्षिका रहती है, वो पढ़ाने का काम करती है, तो बहुत सारी उन्हें दिक्कत भी आती है। तो ये जो है ज्योति फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की जाती है, गुलामगिरी जो है पुस्तक लिखी जाती है, और स्त्री शिक्षा के लिए 1848 में एक विद्यालय खोला जाता है। अभी ज्योति फुले ये बड़े होने पर उन्होंने जाति आधारित समाज में फैले अन्याय के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने ब्राह्मणों के इस दावे पर खुलकर हमला बोला कि आर्य होने के कारण वो क्या है, श्रेष्ठ, औरों से श्रेष्ठ है। ब्राह्मणों का जो ये विचार है कि आर्य होने के कारण वो क्या है, औरों से श्रेष्ठ है। लेकिन ज्योति फुले का कहना है कि आर्य लोग तो बाहर से आए थे, और आर्य लोग आक्रांता थे, आक्रमणकारी थे। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने का तर्क था कि आर्य विदेशी थे जो उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे, और उन्होंने इस मिट्टी के असली वासियों आर्यों के आने से पहले यहाँ जो रह रहे थे मूल निवासी जो यहाँ के थे, उनको हराया और उनको गुलाम बनाया आर्यों ने। तो ये जो जिन्होंने गुलाम बनाए वो श्रेष्ठ कहां से हो गए, जो यहाँ के मूल निवासी थे ही नहीं। तो श्रेष्ठ तो वही है जो यहाँ के थे, लेकिन इनका ब्राह्मणों ने क्या किया कि उनको जो है, जो बाहर से आए हुए जो अपने आप को आर्य कहते हैं, या ब्राह्मण अपने आप को क्या कहते हैं, हम श्रेष्ठ है। तो फुले द्वारा स्थापित किए गए सत्यशोधक समाज नामक संगठन में, ये जो सत्यशोधक समाज संगठन है, इसने जाति समानता के समर्थन में मुहिम चलाई। और 1873 में फुले ने गुलामगिरी यानी गुलामी नामक एक किताब लिखी। 1873 में ये गुलामगिरी किताब लिखी, और 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना भी की। ये आप लोग ध्यान रखें। इससे लगभग 10 साल पहले, अब ये इसे लगभग 10 साल पहले मतलब 1863, तो 10 साल पहले कहा जा रहा है कि 1863 में लगभग कहा जा रहा है 10 साल पहले, तो 1-2 साल आगे पीछे चल सकते हैं। तो 10 साल पहले अमेरिकी गृह युद्ध हो चुका था, इससे पहले 1873 से पहले, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, अमेरिका में दास प्रथा खत्म कर दी गई। अब यहाँ पे अमेरिका गृह युद्ध हुआ है 1863 यानी 1865 में जो है वहां पर गृह युद्ध हुआ है, और वहां पर क्या हो गया कि दास प्रथा समाप्त कर दी गई। तो फुले ने अपनी पुस्तक उन सभी अमेरिकियों को समर्पित की जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया। तो ये पूछा जा सकता है कि जो ज्योति फुले ने अपनी पुस्तक लिखी गुलामगिरी, वो किनको समर्पित है, तो वो उन अमेरिकियों को समर्पित है जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया, उनको समर्पित है ये पुस्तक। और ये आप लोग ध्यान रखना कि इस तरह उन्होंने भारत की निम्न जातियों और अमेरिका के काले गुलामों की दुर्दशा को एक दूसरे से जोड़ दिया। तो भारत की निम्न जातियों को और अमेरिका के जो काले गुलाम है उनको एक साथ जोड़ दिया, उनकी दुर्दशा को, और इस पुस्तक में उनको जोड़ने को किया। जाति सुधार का यह आंदोलन 20वीं सदी में भी पश्चिम भारत में महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में कौन चला रहे हैं, डॉक्टर बी.आर. राव अम्बेडकर चला रहे हैं। तो बी.आर. अम्बेडकर चला रहे हैं, भीमराव अम्बेडकर चला रहे हैं। और दक्षिण वाले क्षेत्र में कौन चला रहे, ई.वी. रामास्वामी नायकर और जैसे महान दलित नेताओं के नेतृत्व में चलता है। तो यहाँ पर जो है जो भीमराव अम्बेडकर है, तो भीमराव अम्बेडकर के बारे में आप लोग सब लोग जो है जानते ही हैं कि भीमराव अम्बेडकर जो है संविधान के जनक भी कहे जाते हैं। प्रारूप समिति जो ड्राफ्ट कमेटी है उसके जो है अध्यक्ष थे और संविधान के जनक है। इन्होंने जो है पढ़ाई इन्होंने जो है लंदन से भी की थी, कोलंबिया विश्वविद्यालय से भी की थी। कोलंबिया विश्वविद्यालय से ये जो है पीएचडी की उपाधि लेते हैं। इनको भारत रत्न 1990 में इनको भारत रत्न दिया गया था, और ये जो है भारत के प्रथम कानून मंत्री। इस प्रकार के जो है प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, 14 अप्रैल को, डेट ध्यान रखना, 14 अप्रैल को इनका जन्म हुआ था, 1891 में हुआ था। तो महू में हुआ था। महू जो है
जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रांत में, उस समय मध्य प्रांत था और इस समय वर्तमान में जो मध्य प्रदेश है वहां पर उनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु पे पूछी जाती है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 6 दिसंबर 1900 जो है 56 को हुई थी। 6 दिसंबर 1956 को। मृत्यु से पहले इन्होंने जो है बौद्ध संघ में प्रवेश किया था, बौद्ध जो है धर्म अपनाया था। तो ये आप लोग जो है मृत्यु से पहले उन्होंने जो है बौद्ध धर्म अपनाया था। और इनकी बहुत सारी पुस्तकें हुई, क्षुद्राज, क्षुद्र कौन है, ये पुस्तकें जो है पूछी जाती है, तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना। और यहाँ पर ईवी रामास्वामी नायंकर, अब ये जो सीरीज चल रही है ये जो है कंप्यूटेशन एग्जाम वालों के लिए ही नहीं है, जो आपके जो है बच्चे भी है, कोई कक्षा 8 वाले बच्चे, तो उनको, और कक्षा 8 वाले बच्चे नहीं है, कोई भी बच्चे हैं, आप उनको जो है दिखा सकते हैं, आप उनको कह सकते हैं, और उनकी जो है अच्छी तैयारी हो जाएगी अभी से ही। और अभी से ही कंपटीशन एग्जाम के लिए जो आज बच्चे हाई स्कूल इंटर करने के बाद जो है कोचिंग सेंटरों में जा रहे हैं, तो कोचिंग सेंटरों में जा करके यही जो है चीजें पढ़ाई जाती है। और पता नहीं वहां पे कैसा वो पढ़ाया जाता है, कितने जो है समय लगाया जाता होगा एक एक टॉपिक में, लेकिन हम यहाँ पर जो है कॉन्सेप्ट को भी ध्यान में रखते हुए और महत्वपूर्ण फैक्ट को भी ध्यान में रखते हुए वो चल रहे हैं। और आगे आने वाले समय में ये वीडियो जो है ये लगातार ये सीरीज चलती रहेगी और बहुत अच्छे इनमें जो है इनका जो लेटेस्ट वर्जन आएगा वो काफी जो है उसमें बदलाव आएगा, तो ये भी जो है वो किया जाएगा। और इसमें जो है जो रामास्वामी अयंकर है, तो 1930 में इन्होंने बायकॉम सत्याग्रह चलाया था, तो बायकॉम सत्याग्रह चलाया था। और इन्होंने जो है आत्मसम्मान आंदोलन, इसे जो है बायकॉम सत्याग्रह जो है इसे आत्मसम्मान आंदोलन, यानी अपने आत्मसम्मान के लिए इन्होंने आंदोलन चलाया था, मंदिर में प्रवेश के लिए इन्होंने आंदोलन चलाया था। तो ये जो है ईवी रामास्वामी है और ये जो है महान दलित नेता है। तो इनको जो है ईवी रामास्वामी, बायकॉम सत्याग्रह, इनको पेरियार के नाम से इनको जानते हैं, ध्यान नहीं आ रहा था शायद इसमें होगा भी, तो पेरियार के नाम से इनको जानते हैं। इसमें नहीं है तो, लेकिन फिर भी आप लोग ध्यान रखना कि पेरियार के नाम से इनको जानते हैं। अब यहाँ पे है कि अम्बेडकर एक महार परिवार में पैदा हुए थे, अनुसूचित जो है जाति परिवार था। सन 1927 में अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया, जिसमें महार जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया था, बहुत सारे इन्होंने आंदोलन चलाया। और पेरियार, ये यहाँ पे है, पेरियार के नाम से प्रसिद्ध ईवी रामास्वामी नायंकर एक मध्यम वर्गीय परिवार में पले पड़े। अपने प्रारंभिक जीवन में वो सन्यासी थे, स्टार्ट वाले जीवन में वो सन्यासी थे। उन्होंने संस्कृत शास्त्रों का गंभीरता से अध्ययन किया, बाद में कांग्रेस के सदस्य बने, बहुत सारे संस्कृत साहित्य इन्होंने पढ़े, कांग्रेस के जो है ये सदस्य बने। लेकिन कांग्रेस के सदस्य बने तो किसी जो है सभा में गए, किसी सम्मेलन में गए, और वहां पर जब खाने पीने की उन्होंने व्यवस्था की, तो जो अनुसूचित जाति के लोग थे उनके लिए जो है अलग से व्यवस्था थी बैठने की, तो उससे वो जो है दुखी हो गए, उनका मन जो है खिन्न हो गए, और फिर उन्होंने जो है कांग्रेस सदस्य वो छोड़ दी। तो यहाँ पर जो है जब, परंतु उन्होंने राष्ट्रवादियों द्वारा जो आयोजित की गई एक दावत में देखा कि वहां बैठने के लिए जातियों के हिसाब से अलग अलग इंतजाम हुआ था, तो उन्होंने हताश होकर के एक जो कांग्रेस पार्टी वो छोड़ दी। और बाद में जो है बहुत सारे आंदोलन चलाते हैं, जो निम्न जाति आंदोलन है, जैसे मंदिर प्रवेश आंदोलन है, आत्मसम्मान आंदोलन के नाम से जानते हैं। इस दावत में निम्न जाति और उच्च जातियों के लिए अलग अलग बैठने की इंतजाम किया गया था। पेरियार के समझ में आ चुका था कि अछूतों को अपने स्वाभिमान के लिए खुद ही लड़ना होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। तो स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया है, या आत्मसम्मान आंदोलन, या वायकॉम सत्याग्रह आंदोलन जो मंदिर प्रवेश के लिए इन्होंने किया है। उनका कहना था कि मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृति के असली वाहक अछूत ही है। मूल तमिल, जो तमिल के मूल है, और द्रविड़ संस्कृति के असली वाहक कौन है? अछूत ही है, जिन्हें ब्राह्मणों ने अपने अधीन कर लिया है। पेरियार ईवी रामास्वामी हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे। जो वेद पुराण इनके आलोचक है, खास तौर से जो मनु द्वारा रचित
जो मनुस्मृति है, संहिता है यानी मनुस्मृति, उसके जो है ये एक कट्टर आलोचक है। भागवत पुराण रामायण के भी वो एक कटु आलोचक थे। उनका कहना था कि ब्राह्मणों ने निचली जातियों पर अपनी सत्ता तथा महिलाओं और पुरुषों पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया। तो ब्राह्मणों ने जो है ये मानते थे पेरियर की, ब्राह्मणों ने जो है इन पुस्तकों का सहारा लिया निचली जातियों पर अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए, महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए। महिलाओं पे पुरुषों का प्रभुत्व यानी महिलाओं का भी शोषण है, और इन पुस्तकों को वो जो है सहारा लिया, और इन पुस्तकों के सहारे से इन पुस्तकों में ये चीजें लिखी हुई है, और इसलिए जो है ब्राह्मणों के कट्टर आलोचक है। अब यहाँ पे स्वामी रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद, यानी जो रामकृष्ण मिशन है इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की है। अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पे इन्होंने एक मिशन की स्थापना की है। रामकृष्ण मिशन का नाम स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया। यह मिशन समाज सेवा और निस्वार्थ भाव के जरिए मुक्ति के लक्ष्य पर जोर देता है। स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902, तो ये इनकी जो है इनकी मृत्यु भी बहुत कम आयु की उम्र में हो गया था। इनका मूल नाम जो है नरेंद्र दत्त था। गुरु इनके रामकृष्ण सरल शिक्षा। अच्छा, यहाँ पर जो है 1993 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में ये गए थे। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन 1993 में गए थे, और उसके सुनने के बाद होरार्ड ने भी अच्छे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण जो है ये 1993 में शिकागो धर्म सम्मेलन में गए, और इनका जो है बचपन का नाम और इनके गुरु कौन है, और इसी के अपने गुरु के नाम पे ये जो है जो संस्था है रामकृष्ण परमहंस के नाम पे रामकृष्ण मिशन उसकी स्थापना करती है। इनको स्वामी विवेकानंद को जो है कहा जाता है हवाई भ्रमण करने वाले साधु या तूफानी साधु, तूफानी संत, तूफानी भ्रमण करने वाले साधु। तो तूफानी भ्रमण करने वाले साधु या हवाई भ्रमण करने वाले साधु, इनको जो है स्वामी विवेकानंद को ही कहा जाता है। उसके बाद जो है बहुत सारे जो है यहाँ पर जैसे शिकागो में गए, वैसे जो है पेरिस में भी गए, बहुत सारी जगह इन्होंने अपने जो है व्याख्यान दिए हैं। यहाँ पे प्रार्थना समाज 1867 में मुंबई में स्थापित प्रार्थना समाज जाति बंधनों को खत्म करने और बाल विवाह के उन्मूलन के लिए प्रयास किया। और प्रार्थना समाज ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया और विधवा विवाह पर लगी पाबंदी के खिलाफ आवाज उठाई। उनकी धार्मिक बैठकों में हिंदू, बौद्ध और ईसाई ग्रंथ पर विचार विमर्श किया जाता था। जो प्रार्थना समाज है इसकी स्थापना 1867 में मुंबई में हुई। तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में मुंबई में हो रही है, इसका जो है आप ध्यान रखना। और इसके जो संस्थापक है आत्माराम पांडुरंग है। ये कई बार जो है पूछा गया है कि इस समाज की स्थापना कब हुई है, तो 31 मार्च 1867 को हुई थी, और आत्माराम पांडुरंग इसके संस्थापक है। और इसका जो उद्देश्य है एक ईश्वर में विश्वास, उसकी एक ईश्वर में विश्वास और एक ही ईश्वर की पूजा करना, ये इनका जो है उद्देश्य है कि एक ईश्वर में विश्वास, एक ईश्वर की पूजा करना। और महादेव गोविंद रनाडे इसी प्रार्थना समाज से जुड़े हुए हैं। तो ये भी जो है महादेव गोविंद रनाडे भी इसके संस्थापक सदस्यों में से है। और महादेव गोविंद रनाडे भी कई बार पूछा गया कि महादेव गोविंद रनाडे इनका संबंध किससे है, या प्रार्थना समाज का संबंध इनमें से किसमें है। आत्मनाम पांडुरंग का नाम देकर के तो महादेव गोविंद रनाडे। वेद समाज मद्रास चेन्नई में 1864 में वेद समाज की स्थापना हुई। वेद समाज ब्राह्मणों समाज से, ब्रह्मो समाज से, ब्रह्म समाज मतलब ब्रह्म समाज जो है राजा राममोहन राय का, तो उस समाज से प्रेरित है। वेद समाज ने जातीय भेदभाव को समाप्त करने और विधवा विवाह तथा महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए काम किया। इनके सदस्य एक ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते थे। उन्होंने रूढ़िवादी हिंदुओं के अंधविश्वास और मनुष्यों की सख्त निंदा की। तो वेद समाज का आप लोग जो है ध्यान रखना कि ये जो है क्या है, तो वेद समाज जो है एक ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते हैं
और इसकी स्थापना 1864 में की जाती है। तो इस बात का भी आप लोग जो है ध्यान रखना। तो चेन्नई मद्रास में इसकी स्थापना होती है, चेन्नई मद्रास में 1864 में। और केशव चंद्र सेन केशव चंद्र सेन जो है इसके महत्वपूर्ण संस्थापकों में से केशव चंद्र सेन, और के श्री धरालू नायडू भी इसके प्रमुख संस्थापक में। तो ये जो है वेद समाज जो है ब्रह्म समाज से प्रेरित है। अलीगढ़ आंदोलन, सैयद अहमद खान द्वारा 1875 में अलीगढ़ में खोले गए मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 में खोला गया, के ही बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम, इसको ही बाद में जो है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को बाद में जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाते हैं। या मुसलमानों के पश्चिम विज्ञान के साथ साथ विभिन्न विषयों की आधुनिक शिक्षा दी जाती थी। अलीगढ़ आंदोलन का शैक्षिक सुधारों के क्षेत्र में गहरा प्रभाव रहा। तो ये भी जो है आप ध्यान रखना, ये जो है अलीगढ़ आंदोलन क्या है और ये जो है किसने चलाया है। अब यहाँ पे है सिंहा सभा। तो ये सिंहा सभा जो है सिखों के द्वारा चलाई जाती है। सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में सिंहा सभाओं की स्थापना 1873 में अमृतसर में शुरू हुई थी, और बाद में 1879 में लाहौर में भी सिंहा सभा का गठन किया गया। इन सभाओं ने सिख धर्म को अंधविश्वासों, जातीय भेदभाव और ऐसे आचरण जिनमें वे गैर सिख समझते थे से मुक्त कराने का प्रयास किया। उन्होंने सिखों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया, जिसमें अक्सर आधुनिक ज्ञान के साथ साथ सिख धर्म के सिद्धांतों को भी पढ़ाया जाता था। तो खालसा कॉलेज अमृतसर में 1892 में सिख सभा आंदोलन के नेताओं द्वारा स्थापित किया गया। तो खालसा कॉलेज जो है अमृतसर में कब स्थापित किया गया? 1892 में सिख सभा आंदोलन के नेताओं के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। तो इस बात का आप लोग जो है ध्यान रखना। तो इस प्रकार आज के लिए इतना ही है। आप लोग जो है इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और निरंतर जो ये सीरीज चल रही है इसमें हम जो है इसमें कोशिश की जाएगी कि जितने जल्दी ये इतिहास वाला पार्ट खत्म हो जाए। ये इतिहास वाला पार्ट कल या परसों में इसके लास्ट वीडियो आ जाएगी। एक दो वीडियो हम और लाएंगे जो उसको कभी भी लाएंगे बीच में, लेकिन इससे पहले जो है हो सके ज्योग्राफी शुरू कर दें। तो ये सीरीज लगातार चलती रहेगी। और जो LT के एग्जाम है, चाहे आपका जो प्रवक्ता की एग्जाम है, CTET की एग्जाम है, या स्टेट की कोई भी एग्जाम है, वनडे एग्जाम है, या सेंटर के भी एग्जाम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम भी है, तो हर परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, अधिक लोगों तक पहुंचाइए और इसको जो है देखते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।